हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए, आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो चैप्टर है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस आपका जो चैप्टर है उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट 64 क्वेश्चंस हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका हैप्पी न्यू ईयर के लिए एक आपकी सेल चली हुई है जिसमें आपके जो भी चंडीगढ़ पीआरटी के कोर्सेज हैं सभी पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और अब ये आपकी जो सेल है वो आपकी एंड होने वाली है। आपके पास ये लास्ट चांस है जब आप इन कोर्स को कम प्राइस पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आपकी जो वैकेंसीज हैं वो भी आपकी इंक्रीज हो गई हैं, 96 प्लस आपकी वैकेंसीज हो गई हैं जैसा कि आप सभी को पता है। अभी जो एग्ज़ाम की डेट है उसका भी नहीं पता, तो आपके पास एक अच्छा मौका है अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट करने का और सही समय पे सही मटेरियल को, स्टडी मटेरियल को पढ़ने का। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कूपन कोड लगाना है आपको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कोड, कूपन कोड लगा के जैसे आप इस कोड को लगाएंगे आपके जो प्राइस हैं कोर्स के वो कम हो जाएंगे और आप इजीली कम प्राइस में कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा ऑल सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स है उसके साथ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, सभी कोर्स में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी जिनका आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी हमारे कोर्सेज के साथ। तो आप एप्लीकेशन में जाके अपनी सुविधा अनुसार अपने मनपसंद कोर्स को ले सकते हैं। तो चलिए अब वापस लौटते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस। हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि आपके 64 क्वेश्चंस हैं, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। अगर आप इनका एकदम जीरो से एकदम बेसिक से इनके पीछे का रीजन समझना चाहते हैं तो आप कोर्स में जाके थ्योरी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यानी कि जैसा कि हमने पता था लिटमस क्या होता है, आपका सूचक होता है। ठीक है, जो बताता है कि जो मीडियम है, जो विलियन है वो कैसा है, आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर उदासीन है। यही काम करता है ना लिटमस आपका। तो यहाँ पे पूछा गया कोई विलियन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी कोई लिटमस पत्थर है वो क्या करेगा, लाल को नीला, लाल को नीला करेगा। और एक करता है आपका नीले को लाल, एक लाल को नीला करता है और एक नीले को, लाल को नीला और एक नीले को लाल करता है। तो जो नीले को लाल करता है वो तो होते हैं आपके एसिड यानी कि बेस, एसिड यानी कि अम्ल। और जो लाल को नीला कर देता है वो होते हैं आपके बेस। ठीक है, तो यहां पे हमसे पूछा गया था कि कोई विलयन है वो लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका पीएच संभवतः क्या होगा। अब ये तो हमें समझ में आ गया क्या कर रहा है, लाल को नीला यानी कि बेस होगा, इतना तो हमें समझ में आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहे पीएच क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए जो पीएच मान होता है आपका, जो स्केल होता है वहां पे बीच में क्या होता है, आपका 7 होता है जिसे हम उदासीन मान के चलते हैं। ये चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, 7 से इस साइड में क्या होता है आपका 0 और इस साइड में क्या होता है आपका 14। ठीक है, तो 0 से 7 के बीच में जो भी होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, एसिड होते हैं यानी कि अम्ल होते हैं। 7 से कम सभी आपके एसिड होंगे, 7 से ऊपर वाले सभी क्या होंगे, आपके बेस में आ जाएंगे। और 7 किस में आता है, आपका उदासीन के अंदर आता है। ठीक है, अब खुद इसमें से देखिए आप, नॉर्मल सी बात है, हमें ये पता है कि बेस है तो बेस की वैल्यू क्या होगी, 7 से ऊपर होगी ना। तो ना तो आपका 1 हो सकता है आंसर, ना आपका 4 हो सकता है, ना आपका 5। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी यानी कि 10 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमें यहाँ पे ये समझना था कि जो लाल लिटमस है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो कौन करेगा नीला, आपका बेस करेगा। और बेस करेगा तो वैल्यू क्या होगी, 7 से ऊपर होगी, तो हमें वो वैल्यू निकालनी थी। तो हमें इस तरह से लॉजिक को समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है तो इस विलयन में क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। NaCl होगा, HCl होगा या फिर LiCl होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो अंडे का पिसा हुआ जो कवच है ना वो किसका बना होता है, वो आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो CaCO3। अब इसके अंदर बोला है क्या मिलाया जाए कि आपकी एक गैस उत्पन्न होगी जो चूने के पानी को दूधिया कर देगी। तो जैसे ही CaCO3 के अंदर हम HCl को मिलाते हैं ना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम मिलाते हैं तो आपका देखिए क्या बनता है, CaCl2 प्लस में
CO2 प्लस में H2O, तो यहाँ पे आपका 2 भी आ जाएगा अगर हम इसको इक्वेशन को क्या करें, बैलेंस करेंगे तो। और आपकी कौन सी गैस निकली, आपकी गैस निकली CO2। और जो CO2 गैस है वो आपके चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक, कैसे कर देती है, दूधिया कर देती है। तो कौन सी गैस निकली, आपकी CO2 गैस निकली, क्या मिलाने पर, HCl मिलाने पर। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि HCl। जब आप अंडे के विलियन, अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करेगा क्या, आपका HCl, तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, CO2 गैस उत्पन्न होगी। और जो ये CO2 गैस है ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका HCl। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो 10 ml विलियन है वो HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। उदासीन होने का मतलब, यानी कि उदासीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपका एसिड और बेस है ना, दोनों एक दूसरे पे क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं। ठीक है, किसी का भी असर नहीं रहता, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं एक तरह से। ठीक है, जैसे मैंने अपच का आपको उदाहरण दिया था कि आपके पेट में जब जलन होती है तो यानी कि पेट में क्या बढ़ गया, एसिड बढ़ गया है। उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं, कोई क्षारीय दवाई लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, बेकिंग सोडा हो गया, वो भी आपके अपच को दूर करता है, जो आपके पेट की एसिडिटी है उसको खत्म करता है। इसके अलावा मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया था, NaOH की होल ट्वाइस, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी क्या करता है, आपके पेट में जो एसिडिटी होती है उसको खत्म कर देता है। क्यों, क्योंकि ये आपका बेसिक है। तो जब बेसिक और जो एसिड मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो विलेन क्या बन जाता है, आपका उदासीन बन जाता है। और जैसे पेट में उदासीनता आएगी, आपका जो पेट का दर्द था, जो एपस था, वो आपका खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे बात की गई है कि NaOH का 10 ml विलियन है और HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलियन का 20 ml लें, इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहां पे NaOH का कितना लिया है, क्वेश्चन के अंदर 10 ml लिया है, ठीक है, और HCl का कितना लिया है, 8 ml लिया है। अगर मैं रेशियो निकालता हूं 2 5 10 और 2 चौक 8, यानी 5:4 के अंदर हमने क्या लिया, विलियन को लिया, उसको क्या बनाने के लिए, उदासीन बनाने के लिए। अब यहां पे इन्होंने बोल दिया कि NaOH के विलियन का 20 ml ले लो भाई, यहां पे आपने 20 ml ले लिया, 20 ml। तो अब यहां पे बताइए कितना लोगे आप कि जो आपका विलियन है ना वो उदासीन हो जाए। पर नॉर्मल सी बात है, अगर ऊपर वाला इस रेशियो के अंदर उदासीन हो रहा था तो नीचे वाला भी तो इसी रेशियो में उदासीन होगा। तो यहाँ पे तो मान लो 20 ml है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि आपका जो रेशियो है ना वो 5:4 बन जाए। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो, 4 5 20, 5 आ गया। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे ऐसा आप क्या लिखो जिसको आप 4 से डिवाइड करो तो 4 आए, क्या लिखोगे, 16 लिखोगे आप। सीधा और सिंपल सा आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ना ही आपका 4 होगा, ना ही आपका 8 होगा, ना ही आपका 12 होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 ml आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, मैंने रेशियो को इक्वल कर लिया, 2 5 10, 2 चौक 8। अगर ये 5:4 पे आपका उदासीन हो रहा है तो ये वाला भी तो 5:4 पे ही होना चाहिए ना। तो 20 ml इधर गिवन है, अगर मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूं और दोनों को कट करता हूं तो 4 5 20 और 4 चौक 16, तो 5:4 ही आया ना आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, 16 ml। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का आप यूज करते हैं। एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, यानी कि प्रतिजैविक का यूज करते हैं, एनाल्जेसिक का यूज यानी कि पीड़ाहारी का यूज करते हैं आप, एंटा एसिड का यूज करते हैं आप, या फिर एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं आप। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। किसका यूज करते हैं आप, एंटा एसिड का। और एंटा एसिड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने जस्ट अभी एग्जांपल भी दिया था कि आपके पेट में मान लो जलन हो रही है, जलन का मतलब क्या है, आपके पेट में एसिडिटी बढ़ गई। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने बताया कि पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ गई है, तो डॉक्टर क्या देगा, आपको दवाई देगा। और वो जो दवाई देगा ना उसके अंदर क्या होगी, आपकी बेसिसिटी होगी, यानी बेसिक होगा, वो क्षारीय होगा। वो तो क्षारीय क्या होगा, जब वो आप उस दवाई को खाएंगे ना तो आपके पेट में क्या है, एसिड है, और बाहर से आपने दवाई ली बेसिक, तो जैसे ही एसिड और बेस मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इनका जो प्रभाव है वो एक दूसरे का खत्म हो जाएगा, और जैसे ही प्रभाव खत्म होता है आपके पेट में जो प्रॉब्लम थी, एसिडिटी थी, वो आपकी खत्म हो जाती है। समझ में आ गया ना। और इसके मैंने एग्जांपल भी बताया था, आप NaHCO3 लीजिए, या फिर क्या लीजिए आप, MgOH का होल ट्वाइस लीजिए, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, या फिर आप जो बोलते हैं ना बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है ना। तो दोनों ही क्या करेंगे, आपका जो पेट की अपच है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं।
टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया किसके अंदर मिलता है। ऑप्शंस को देखिए आप, टमाटर में मिलता है, इमली में मिलता है, खट्टे दूध के अंदर मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बताइए किस में मिलेगा। भाई नॉर्मल सी बात है, टार्ट्रिक अम्ल के बारे में बात हो रही है तो किस में मिलेगा, आपका इमली के अंदर मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, इमली के अंदर। खट्टे दूध में क्या मिलता है आपका, खट्टे दूध के अंदर बताइए लैक्टिक एसिड, जो आपका किस में मिलता है, दही के अंदर। ठीक है, दही के अंदर क्या मिलता है आपको, लैक्टिक एसिड मिलता है। भाई खट्टा दूध नहीं, दही, दही के अंदर क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा। टमाटर में अगर मैं बात करता हूं तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक जो एसिड है किसमें मिलता है, आपका टमाटर के अंदर मिलता है। अगर मैं सिट्रिक एसिड की बात करता हूं तो सिट्रिक एसिड किसमें मिलेगा, आपको मिल जाएगा भाई संतरे में मिल जाएगा, नींबू के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, संतरे में और नींबू में क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। अगर मैं मेथेनोइक अम्ल की बात करता हूं, मेथेनोइक अम्ल तो किसमें मिल जाएगा, आपको नेटल के अंदर। नेटल क्या होता है, एक शाकीय पौधा होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, नेटल में मिल जाएगा। इसके अलावा मेथेनोइक अम्ल आपको चींटी के डंक में मिलेगा, इसमें चींटी के डंक में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टमाटर में विद्यमान होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टमाटर के अंदर विद्यमान होता है आपका टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था टमाटर के अंदर क्या मिलेगा, आपको ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। इसमें मिलेगा, टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा, याद रखिएगा। टार्ट्रिक अम्ल की अगर मैं बात करूं तो हमने जस्ट अभी पढ़ा था, किसमें, इमली में मिलता है आपको। फॉर्मिक अम्ल की बात करूं मैं तो चींटी के डंक में मिल जाएगा आपको फॉर्मिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की बात करूं मैं तो संतरे में मिलेगा आपको, नींबू के अंदर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर मैंने मान लो आपसे ये पूछा कि जो लार है, लार का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए इसमें भी डिफरेंस होता है। एक तो लार जो होती है आपकी खाना खाने से पहले, जब आप खाना खाते हैं ना, खाना खाने से पहले जो लार होती है ना, उसका जो पीएच मान होता है वो आपका 7.5 होता है। कितना होता है, 7.5, याद रखिएगा, यानी कि क्षारकीय है प्रॉपर्टी। और उसके बाद दूसरी अगर लार है आपकी खाना खाने के बाद की, कि आपने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद लार आ रही है, तो खाना खाने के बाद की जो लार होती है ना, उसका जो पीएच मान होता है वो आपका 6 होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर यहीं पे मैं आपको नींबू के रस का पीएच मान पूछता हूं तो आपको पता होना चाहिए 2.2 से ऊपर होगा। 2.2 से 2.4 के बीच में क्या होता है, आपके जो नींबू का पीएच है वो होता है नींबू। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉफी के बारे में कि कॉफी का पीएच बताइए, तो कॉफी का जो पीएच है 4.5 टू 5.5 होता है, इसके बीच में होता है रेंज। ठीक है, एग्जैक्ट देंगे तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएंगे ताकि आप इजीली उनको देख पाएं। ठीक है ना, अगर मैं रक्त के बारे में बात करता हूं तो रक्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है, 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4 होता है। ठीक है, अगर मैं HCl के बारे में बात करता हूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं कितना होता है, आपका 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं NaOH की बात करता हूं तो NaOH का पीएच मान कितना होता है, आपका 14 होता है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्षार एक क्षारक होता है जो, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं कि जो क्षार होता है ना, वो एक क्षारक होता है जो जल में घुलनशील और साबुन की तरह चिकना होता है, जल में घुलनशील और स्वाद में कड़वा होता है, जल में अघुलनशील और साबुन की तरह चिकना होता है, या फिर इसके अलावा क्या होगा आपका, जल में अघुलनशील और स्वाद में कैसा होता है, आपका कड़वा होता है। ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्षार है तो नॉर्मल सी बात है, खट्टा तो स्वाद में मिलेगा नहीं। ठीक है, कड़वा भी आपका हो सकता है, चिकना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, तो क्षार एक क्षारक होता है जो जल में घुलनशील है और साबुन की तरह कैसा होता है, आपका चिकना होता है। जल में घुलनशील होता है और साबुन की तरह चिकना होता है। क्षार एक क्षारक होता है जो जल में घुलनशील और साबुन की तरह कैसा होता है, आपका चिकना होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, और देखिए एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि जो सभी क्षारक है ना, सभी जो क्षारक हैं वो आपके क्षार होते हैं नहीं होते हैं। देखिए डिफरेंस को समझना आप, सभी क्षारक क्षार होते हैं, ये सभी क्षार क्या होते हैं, आपके क्षारक होते हैं। इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा, सभी क्षार आपके क्षारक नहीं होते। जो सभी क्षार हैं वो क्षारक नहीं होते हैं।
क्षारक वही होते हैं जो आपके जल में घुलनशील होंगे और साबुन की तरह चिकने होंगे, क्योंकि जो सभी क्षारक जो होते हैं ना वो आपके जल में घुलनशील नहीं होते। इन डिफरेंस को आप समझिएगा, और वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से इन डिफरेंस को समझ रखा है, वहां पे आप समझ जाओगे इस लाइन का मतलब कि क्षार एक क्षारक होता है, या सभी क्षार क्षारक होते हैं, या सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। ये डिफरेंस आप वीडियो के अंदर समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई। ये क्षार एक क्षारक होता है जो जल में घुलनशील और साबुन की तरह कैसा होता है? आपका चिकना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये सोडा आएगा भाई, सोडा। इस सोडा एसिड एक अग्निशामक में क्या होता है? सोडा एसिड अग्निशामक में क्या होता है? Na2SO4 और HCl का मिश्रण होता है, NaOH और HCl होता है, या फिर NaHCO3 और तनु H2SO4 होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका आंसर नंबर 3, NaHCO3 प्लस में H2SO4। दोबारा बताऊंगा, NaHCO3 प्लस में तनु H2SO4, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। सोडा एसिड के अंदर, या सोडा एसिड अग्निशामक जो होता है उसके अंदर होता है आपका NaHCO3 प्लस में तनु H2SO4, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक प्रबल अम्ल है? CH3COOH, H2CO3, HCl, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका पीएच स्केल है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 14 होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। 0 वैल्यू अगर होगी तो ये 0 वैल्यू आपके HCl की होती है, याद रखिएगा इस बात को आप। ठीक है, और अगर मैं 14 के बारे में पूछूं, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, क्षारकीय कौन सा है, तो NaOH। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? आपकी 14 ही होती है। 7 अगर मैं एग्जैक्ट उदासीन पूछूं तो जो आपका डिस्टिल्ड वाटर जिसे आप बोलते हैं ना, आसुत जल, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी 7 होती है, एकदम उदासीन होता है। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। HCl जो है वो आपका प्रबल अम्ल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जल में किसी अम्ल को मिलाना, कि जल के अंदर अगर आप किसी अम्ल को मिलाते हैं, मान लो आपने H2O के अंदर क्या मिलाया, अगर आपने HCl ही मिला दिया मान लो, तो नॉर्मल सी बात है, ये पूछा गया कि वो कैसी प्रक्रिया है। एक उष्मा उन्मोची क्रिया है, उष्मा शोषी प्रक्रिया है, न तो उष्मा उन्मोची है और न ही उष्मा शोषी है, और अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। उन्मोची क्रिया का मतलब होता है जो क्या हो, आपकी उष्मा शोषी ना हो, उष्मा शोषी ना हो। एक होता है आपका उष्मा शोषी, यानी कि जो उष्मा को ग्रहण करे, यानी कि एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक जिसे हम बोलते हैं ना, जो उष्मा को ग्रहण करती है। और एक होती है आपका उष्मा उन्मोची। उन्मोची का मतलब होता है जो उष्मा को निकाले। ठीक है, उष्मा को ग्रहण करने की बजाय उष्मा को बाहर निकाले। ठीक है, एक्सोथर्मिक जिसे हम बोलते हैं। और एक और वर्ड होता है उष्मा छेपी। क्या होता है? उष्मा छेपी वर्ड। ठीक है, तो जो आपकी, अगर आप जल में किसी अम्ल को मिलाते हैं तो वो क्रिया आपकी उष्मा छेपी होगी, यानी कि आपको उष्मा प्राप्त होगी उसमें से, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया आपका कि जो आसुत जल होता है उसका पीएच मान बताइए कितना होता है? 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, या फिर 7 होता है? तो आपने बताया ना हमने अभी कि उदासीन होता है आपका आसुत जल। उदासीन का मतलब क्या हो गया कि वो आपका क्या होगा? 7 होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको कुछ और भी डिस्कस किया था, वो सारे याद रखने हैं कि लार का खाना खाने से पहले जो पीएच मान होगा 7.5 होगा। खाना खाने के बाद जो लार का जो पीएच होता है बाद में, तो बाद में आपका 6 हो जाएगा। नींबू के रस के बारे में अगर मैं पूछता हूं, नींबू का रस, तो आपका 2.2 से 2.4 तक आपका हो सकता है इसका पीएच। अगर यहीं पे मैं आपका कॉफी का पीएच पूछता हूं, ठीक है, तो आप कितना बताएंगे? 4.5 से 5.5 तक आपका हो सकता है। यहीं पे अगर मैं टमाटर के रस के बारे में पूछता हूं, मान लो टमाटर का रस, तो कितना होगा आपका? 4.0 से 4.4 तक आपका हो सकता है टमाटर के रस का जो पीएच होता है। इसी तरह अगर मैं रक्त का आपसे पूछता हूं तो आपको अच्छे से पता है 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। अगर वो आपसे इसके अंदर पूछ ले परास के अंदर बताइए, परास मतलब रेंज बताइए, तो रेंज आप बता सकते हैं 7.3 से 7.5 तक रेंज होती है आपके रक्त के पीएच की। ठीक है, एग्जैक्ट पूछता है तो आपको 7.4 याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहीं पे मैं यूरिन के बारे में पूछूं कि जो यूरिन होता है जिसे हम बोलते हैं ना, मूत्र जिसे बोलते हैं, मूत्र, ठीक है, यानी कि यूरिन, अगर मैं यूरिन का पीएच अगर आपसे पूछता हूं तो कितना होता है उसका? 5.5 से 7.5 तक होता है आपका। 5.5 से 7.5 ये भी याद रख सकते हैं आप। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं HCl का, मैं बता भी चुका हूं, तो आप 0 बताएंगे। अगर मैं NaOH के बारे में पूछता हूं तो आप कितना बताएंगे? आप 14 बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं अमासिक रस के बारे में पूछूं,
ये जो आपके अमाशय के अंदर जो रस होता है ना, अमाशिक रस जिसे हम बोलते हैं, अगर मैं अमाशिक रस के बारे में अगर आपसे पूछता हूं तो उसका कितना बताएंगे आप? 1.0 से 3.0 तक बता सकते हैं आप, ये रेंज बता सकते हैं, मतलब 1.0 से 3.0 रेंज में। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक अम्ल है, एक क्षार है, एक उदासीन यौगिक है आपका, ठीक है, या फिर एक लवण है, ये आपसे पूछा गया है। तो एकदम सिंपल आंसर है आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। जो CaO है ये क्या है? आपका क्षारक है, यानी कि बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं ना बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना। और भुजा हुआ चूना किसे बोलते हैं हम? CaOH की होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका यूज हम सफेदी में भी करते हैं। सफेदी का जो जलीय विलयन होता है ना, वो हम यही यूज करते हैं। जब आप इसको दीवार पे सफेदी के तौर पे यूज करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है। जो आप कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं ना, उसकी परत बन जाती है आपकी दीवार के ऊपर, जिसे आप सफेदी बोलते हैं। ये 2 से 3 दिन में आपकी जो दीवार है वो चमकने लगती है, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद ही जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो चमकना स्टार्ट करता है। तो उसके बाद आपकी जो दीवार है वो अच्छी लगने लगती है। तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर जब CO2 के साथ जब ये क्रिया करता है ना, तब आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे आप सफेदी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसा है आपका कैल्शियम ऑक्साइड? आपका क्षारक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। जब जस्ता सांद्र NaOH के साथ क्रिया करता है तो कौन सा आपका उत्पाद बनता है? कि जब जिंक आपका सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करेगा तो कौन सा आपका उत्पाद बनेगा? तो आपको अच्छे से याद रखना है, आपको जो उत्पाद बनेगा वो आपका ये बनेगा, ठीक है, सोडियम जिंकेट ऑक्साइड प्लस में H2। ठीक है, याद रखिएगा, Na2ZNO2 प्लस में H2, याद रखिएगा आप इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब विलयन A में फिनाइलएथिलीन की एक बूंद डाली जाती है तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है, तो विलयन A क्या है? ये हमसे पूछा गया है। HCl है, H2SO4 है, NaOH है और HNO3 है। यहां पे फिर वो लॉजिक वाली बात आ गई। पर नॉर्मल सी बात है, अगर फिनाइलएथिलीन का आप यूज कर रहे हो ना, तो ये क्या है? एक सूचक की तरह यूज होता है फिनाइलएथिलीन। और जब आप इसका यूज कर रहे हैं और जब अगर रंग गुलाबी आ रहा है तो गुलाबी रंग तभी देगा जब वो विलयन है ना वो आपका क्षारकीय होगा, ठीक है, क्षार टाइप का होगा। तो अब आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना देखना था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका अम्ल है और कौन सा आपका क्षार है। ठीक है, यहां से पहले आपको लॉजिक निकालना था कि अगर फिनाइलएथिलीन की बूंद डाली जा रही है और रंग गुलाबी हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो क्षारकीय प्रकृति का होगा, यानी कि बेसिक प्रकृति का होगा विलयन। तो अब आपको सिर्फ इतना देखना था कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका बेसिक है और कौन सा आपका एसिड है। तो HCl क्या है? आपका एसिड है, नहीं हो सकता। H2SO4 क्या है? एसिड है, नहीं हो सकता। HNO3 भी क्या है? आपका एसिड है, नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? NaOH हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये आपका क्षार है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NaOH, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू में 3/2 H2O, CaSO4 इंटू में हाफ H2O और CaSO4। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना जिप्सम के बारे में, वो आएगा आंसर नंबर फर्स्ट, कि जो CaSO4 इंटू में 2H2O है वो आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये आपका जिप्सम होता है। और जो आपका CaSO4 इंटू में हाफ H2O होता है ना, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? एकदम इजी आंसर है, क्या हो जाएगा? 7 होगा। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि आपका अगर ये पीएच स्केल है तो बीच में आपका 7 होता है, इस तरह आपका 0 होता है, इस तरह आपका 14 होता है। ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और बीच में 7 पे क्या होगा? आपका उदासीन होगा। काफी बार मैं ये चीज आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 1 मोल NaOH का पीएच मान क्या होगा? एकदम इजी है, सेम आपके सामने आ चुका है। 1 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। 0 किसका होगा? आपका HCl का, मैं बता चुका हूं पहले ही। 14 किसका आएगा? आपका NaOH का। ये भी मैं आपको पीछे एक्सप्लेनेशन के अंदर बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 MHCl का पीएच मान क्या होगा? फिर से आ गया आपका आंसर, क्या होगा? आपका 0 हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं पीछे एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक है, समझ गया? आगे चलते हैं। किसी अम्ल का पीएच मान, अब यहां पे पूछा है एसिड का, तो फिर से आप पीएच स्केल को बनाइए। बात हो रही है एसिड की, बीच में क्या होता है? आपका 7 होता है, और 7 का मतलब होता है आपका उदासीन। ठीक है, इधर क्या होता है? आपका 14 होता है, यानी कि बेसिक। जैसे जैसे आप 7 से आगे जाएंगे तो बेसिक होता जाएगा ना, और 7 से नीचे जाएंगे तो 0 तक जाते हैं तो क्या होता है? आपका एसिडिक होता है।
और इस साइड क्या होता है आपका बेसिक होता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। हमसे पूछा गया कि किसी अमल का पीएच मान, तो अमल का पीएच मान क्या होगा भाई, नॉर्मल सी बात है 7 से कम होगा ना, क्योंकि 7 का तो उदासीन होता है। तो जैसे ही 7 से कम आएगा क्या होगा, वो आपका अमल होगा। देख लीजिए कहां पे आंसर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 पे तो उदासीन होता है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, 7 से कम होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्षार या क्षारक का जो पीएच मान है वो कितना होता है, सेम देखिए इसी डायग्राम को आप देख सकते हैं। क्षारक के बारे में बात हो रही है, तो 7 पे अगर उदासीन है, जैसे आप 7 से ऊपर जाते हैं आपका बेसिक स्टार्ट हो जाता है, क्षार या क्षारक स्टार्ट हो जाता है आपका। ये चीज आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखते हैं हम यहाँ पे। 0 नहीं होगा, 0 से 7 नहीं होगा आपका, उसके आगे आपका 7 से कम भी नहीं होगा क्योंकि एसिडिक होता है, 7 से अधिक व 14 से कम। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये क्या है आपका बेसिक है, ठीक है ना, यानी कि आपका क्षार है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन में जब फिनाइल एथिलीन डाली जाती है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, तो विलयन कैसा है, हम पीछे बात कर चुके हैं। देखिए वहां पे उन्होंने क्या दे दिया, फॉर्मूले के रूप में दे दिया भाई, HCl दे दिया, NaOH दे दिया। यहां पे इन्होंने डायरेक्ट ये लिख दिया कि क्षारीय प्रकृति का है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, क्षारीय होगा ना। हो सकता है ये ऐसे दे दें यहाँ पे वैल्यू के रूप में कि 1, 2, 5 और मान लो 9 दे दिया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से क्षारक कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक वैल्यू किसकी होती है, एसिड की होती है, 2 किसकी होती है, एसिड की होती है, 5 किसकी होती है, एसिड की होती है, 9 किसका है, आपका बेस होता है। 7 से ऊपर जाते ही तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपका, 9 मिलेगा। तो एक ही क्वेश्चन को पता नहीं कितने तरीके से बनाया जा सकता है। आपको सोचना है 360 डिग्री। कब सोच पाएंगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपका अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप जो ऑल सब्जेक्ट वाला कोर्स है वो मिनिमम प्राइस के अंदर फिलहाल खरीद सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। अच्छा आपके पास मौका है, वैकेंसीज भी इंक्रीज है, अभी एग्जाम का भी नहीं पता है, तो आपके पास एक अच्छा समय है अपनी तैयारी को जारी रखने का। आपको सभी नोट्स मिलेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी उनका रिवीजन भी कर पाएं, ठीक है। सभी जो चीज़ें हैं उनकी आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको ये टेस्ट सीरीज हैं जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये भी आप बार बार टेस्ट सीरीज के रूप में कर पाएंगे कोर्स के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड समय है आपके पास, दोबारा इन कोर्स पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आगे बढ़िए। अम्लों को जल में डाला जाता है तो वो आयनीकृत होकर बनाते हैं। देखिए हमने वीडियो के अंदर कितनी बार इन चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि जो अम्ल होते हैं ना, जब भी वो जल में मिलते हैं तो क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे या फिर H3O पॉजिटिव आयन देंगे, H पॉजिटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव, ठीक है। या तो H पॉजिटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन क्या देते हैं, आपके अम्ल देते हैं जल में घुलने के बाद। अगर मैं क्षार के बारे में बात करूं वो क्या देते हैं, आपका OH नेगेटिव आयन। जो OH नेगेटिव आयन है वो कौन देते हैं, आपके क्षार देते हैं, आपके जो बेस हैं वो देते हैं, क्षारक देते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अम्लों के बारे में बात की गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्षार जब जल में वियोजित होते हैं तो क्या बनाते हैं, देखिए नॉर्मल सी बात है, H3O पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, H पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो OH नेगेटिव बनाएंगे। क्या आपके क्षारक यानी कि बेस क्या बनाएंगे, OH नेगेटिव आयन बनाएंगे, सीधा और सिंपल सा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विलयन जिनका पीएच 7 से कम हो, अब देखिए 7 से कम के बारे में बात हो रही है, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, उदासीन नहीं होगा। 7 पे उदासीन होता है ना, तो क्या होगा आपका 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा क्या होता है आपका क्षारकीय होता है। उपरोक्त में से कोई तो नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्षारकीय भी नहीं होगा क्योंकि क्या पूछा है 7 से कम, 7 से कम पूछा है, तो 7 से कम क्या होता है आपका अम्लीय होता है। फिर से बताऊं, ये भाई ये आपका 7 है ना, ये 0 है और ये आपका 14 है, तो जैसे आप 7 से कम की साइड जाते हैं कैसा मिलता है आपको, एसिडिक ही तो मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विलयन जिनका पीएच 7 से अधिक व 14 से कम होता है क्या कहलाते हैं, 7 से अधिक व 14 से कम। देखिए ये 7, ये 0, ये 14, तो 7 से अधिक और 14 से कम क्या आएंगे, आपके बेसिक आएंगे। सीधा और सिंपल से सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अम्लीय भी नहीं हो सकता, उदासीन भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या है आपका, क्षारकीय हो गया, ठीक है। तो देखिए ये आपके 25 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपकी लेंदी हो जाएगी वीडियो, बाकी जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए टोटल 64 क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, तो बाकी क्वेश्चंस हम कल के लेक्चर में करेंगे डिस्कस, ठीक है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, जो आपकी सेल है वो जल्द ही आपकी एंड होने वाली है। आपके पास लास्ट मौका है जब आप कम प्राइस में इन कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।